बनाया गया था, बात हुई थी, तो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था और रदरफोर्ड ने हमें लगभग सारी चीज़ें बता दी थी कि एटम कैसा होगा, एटम का न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस उनका जो होगा। हमने ये भी देख लिया कि न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने कर डाली थी, कर डाला ना बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनके मॉडल में दोष भी कुछ थे, ड्रॉबैक। उनके मॉडल जो उन्होंने एटम का मॉडल बताया था उसमें कुछ ड्रॉबैक भी थे, कुछ दोष भी थे। क्या दोष था? सबसे पहला दोष ये था बेटा, देखो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, क्या नाम था उनका? मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नहीं बेटा, एक साइंटिस्ट थे बेटा मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने बताया कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड ने क्या कह दिया? रदरफोर्ड ने यह कह दिया कि अगर न्यूक्लियस है ना बेटा, और न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन से भरा हुआ है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? मूवेबल है, यानी कि वह गति कर रहा है, मोशन में है। इन्होंने बता दिया, किसने बता दिया? रदरफोर्ड ने बता दिया कि यह प्रोटॉन है और प्रोटॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर क्या लगा रहा है बेटा? चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि यह प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब चूंकि यह गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था में अगर कोई वस्तु क्या हो? गतिमान हो, ठीक है ना, तो वह खुद उस गति को, उस मोशन को, यानी कि उस वेलोसिटी को वह क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। कौन सा फोर्स बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कई लोग कहते हैं, ठीक है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। उन्होंने ये तो कह दिया, इतनी बात बताई थी ना, ये बात हुआ भी था। फिर आए मैक्सवेल, फिर कहा है बेटा मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने ये कहा, मैक्सवेल ने ये कहा कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी EMT के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने यह बताया कि अगर कोई वस्तु या फिर छोटा सा पार्टिकल या बड़ा पार्टिकल कोई भी हो, अगर वह गति कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है बेटा? गति, यानी कि हर समय अगर वो गति कर रहा है तो हर समय उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। हर समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? चेंज। बात समझ आ रहा है ना? बदलेगा, वेग क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। यहाँ कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, हर जगह उसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी बेटा? बदलती रहेगी। क्योंकि देखो जब गोल गोल घूमेगा तो जिस तरह से गाड़ी को मोड़ पर ले जाने पर थोड़ी सी वेग में क्या आती है? कमी आती है ना बेटा। फिर जब रास्ता सीधा मिलता है तो स्पीड बढ़ाते हैं, फिर घूमना है, तो इस तरह से वेग में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। और अगर कोई छोटी वस्तु या फिर ऐसे कोई चीज़ है जो क्या कर रही है बेटा? घूम रही है, जो क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत है, मतलब कि प्रोटॉन है वो उसके लिए मैग्नेट का काम कर रहा है, तो यह क्या करेगा? यह एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा बेटा? एनर्जी रिलीज करता है। जैसे हम लोग दौड़ेंगे तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? एनर्जी रिलीज कर रहा है ना। जब हम दौड़ेंगे तो क्या करेंगे? थकेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, तो दौड़ेंगे और एक समय रुक जाएंगे। एक समय क्या हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि एनर्जी खर्च हो गई सर। एनर्जी क्या हो गई? खर्च हो गई। उसी तरह से मैक्सवेल ने यह कहा कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार अगर यह इलेक्ट्रॉन गति कर रही है तो इसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, बाहर हो रही होगी। चाहे वो हीट के रूप में हो रहा हो, चाहे लाइट के रूप में हो रहा हो, चाहे वो किस रूप में हो रहा हो बेटा? हीट के रूप में हो रहा हो, और चाहे किस रूप में हो रहा हो? लाइट के रूप में। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा, मतलब जाके उसमें गिर जाएगा, जाके उसके साथ लड़ जाएगा। बोलो, घूमते जाकर के उसमें क्या हो जाएगा? लड़ जाएगा। तो लड़ जाने से वह न्यूक्लियस, वह एटम बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आया ना? वह न्यूक्लियस और एटम क्या हो जाएगा? बर्बाद। यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से यह साबित होता था कि परमाणु जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, एक समय वो खत्म हो जाएंगे। उन्होंने इस बात को पुष्टि नहीं कर पाई कि परमाणु, जबकि परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? अस्थायी है। अस्थायी है, हमेशा रहेगा, कभी यह खत्म होने वाला नहीं है। परमाणु क्या है बेटा? अस्थायी है, या कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मैक्सवेल ने इसी बात को बताते हुए कहा कि एटम इज नॉट एन अनस्टेबल
सब्सटेंस, बल्कि यह क्या है बेटा, एक स्टेबल सब्सटेंस है। तो रदरफोर्ड ने परमाणु के किसको बेटा, अस्थायित्व को की व्याख्या नहीं कर पाई। यानी कि पहला दोष उनका क्या था, परमाणु की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। किसको नहीं बता पाए बेटा, स्टेबिलिटी मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई नहीं बता पाए, व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं हुई, परमाणु की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं हुई उनके अनुसार। दूसरा दोष इनके क्या था, मुख्य दो दोषों को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी कमी इनके अंदर क्या थी, दूसरी कमी यह थी कि जब कोई मान लो यार एनर्जी रिलीज कर रहा है लाइट के फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा, लाइट के फॉर्म में, चलिए बात सही है। इन्होंने स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं की। ये किसकी व्याख्या नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया। अब ये बताओ, जब स्पेक्ट्रम की व्याख्या, स्पेक्ट्रम कहोगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है सर, है ना बेटा, रेनबो देखें, इंद्रधनुष आसमान में बनता है तो बेटा, तो रेनबो में 7 कलर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, 7 कलर आते हैं ना। वो कैसे बनता है, हम लोगों ने क्लास 4 में प्रैक्टिकल किया था, साइंस की बुक में, साइंस में प्रैक्टिकल दिया हुआ था कि घर पे इंद्रधनुष कैसे बनाएं, घर पे इंद्रधनुष कैसे बनाएं। आप बना सकते हैं घर पे इंद्रधनुष उस तरह से, कागज़ से लपेट के नहीं कर रहे हैं, दीवार पर बनाना है। उसके लिए, उस प्रयोग के लिए क्या करना है कि आपको एक थाली लेनी है और उस थाली को पानी से लबालब भर देना है, और लबालब भर करके और आपको मिरर लेना है, दर्पण, बात समझ में आ रहा है ना, और उस दीवार के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो जाना है, और सनलाइट जिधर से आ रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो सनलाइट इधर से आ रहा है तो इधर से खड़ा होना है, बात समझ में आ रहा है, सनलाइट इधर से आ रहा है, आइए से खड़ा हो गए प्रमुख होकर, ठीक है। और दीवार यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, या कोई पर्दा लगा दीजिए। और फिर आप क्या करेंगे कि मिरर में, यानी कि उस शीशे में, जो शीशा होता है, चकचूनी लगाते हैं ना हम लोग धूप हुआ के, तो उसी तरह से उसके फोकस को मिलाना है और मिला करके पानी में डालना है। मिला करके कहाँ डालना है, पानी में, मतलब उस फोकस को ऐसे लेकर के आना है कि उसकी चमक किस में जाए बेटा, पानी में। जब पानी में जाएगी तो पानी से कुछ रेज निकलेंगे, और वही रेज दीवार पर आपको कई कलर में क्या करेंगे बेटा, दिखाई दे जाएंगे। बरसात होने के बाद ही रेनबो न दिखाई देता है। जब बरसात हो जाती है, जगह जगह पे थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जब सूर्य की किरणें कहीं एक तरफ से, बादल के पीछे से, किसी किनारे से, जब उस पानी की इकट्ठा जहाँ पर पानी हुआ अगर उस पर पड़ता है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के बादल पर क्या बनता है, एक दृश्य बनता है कई कलर का, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेनबो कहते हैं। और यह रेनबो में कई कलर होते हैं, लेकिन सारे कलर चटकार दिखाई देते हैं क्या, कुछ कलर चटकदार होते हैं सर, और कुछ कलर फीके होते हैं सर, ऐसा ही नहीं होता है बेटा। तो वही तो स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पर कैसे बनाना है, केमिस्ट्री में कैसे बनाना है स्पेक्ट्रम, उसको कह सकते हैं कि कई रेज का एक जो ग्रुप होगा उसी को स्पेक्ट्रम कहेंगे, कई रेज का ग्रुप जिनके अलग अलग कलर होंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए कैसे बनाना है, मान लीजिए कि ले लीजिए एक ट्यूब ले लीजिए, क्या ले लीजिए बेटा, एक ट्यूब ले लीजिए, और उस ट्यूब में कोई गैस भर दीजिए, भर दिया बेटा, उस ट्यूब में कोई भी गैस भर दीजिए। और जब उस ट्यूब में कोई भी गैस भर देंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन भर सकते हैं, हीलियम भर सकते हैं, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, जो भी आप गैस के फॉर्म में ले रहे हैं वहाँ पे भर सकते हैं, भर दिया बेटा। और भर करके यहाँ पर एक पर्दा लगा दीजिए, लगा करके यहाँ से व्हाइट लाइट इस पर पास कराइए, टार्च बार दीजिए, बल्ब की जरूरत दीजिए, व्हाइट लाइट पास करेंगे तो यहाँ से कुछ रेज दिखाई देंगे इस पर जाते हुए। तो मान लो कुछ रेज दिए, बैगनी दिखाई दिया, इंडिगो दिखाई दिया मान लो, और उसके बाद से मान लो दिखाई दिया कि चलो ग्रीन है, ऐसा मान लो, ध्यान से समझो बेटा। तो मान लो कि VIG मतलब बैगनी दिखाई दिया, इंडिगो दिखाई दिया और ग्रीन दिखाई दिया। इसमें से जो बैगनी है सबसे चटकदार है, सबसे क्या है बेटा, ये क्या है, सबसे कम है, और ये उससे भी ज़्यादा क्या है बेटा, कम है। और बाकी के और कहाँ गए 4 गो सर जी, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य और ज़्यादा क्या है, कम, उनका तरंग दैर्ध्य और ज़्यादा क्या है बेटा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, सीधी सी बात है। तो यही जो रेज का गुच्छा यहाँ पर दिख रहा है ना बेटा, इसी रेज के गुच्छे को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। अब चूंकि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भर दिए, अगर हाइड्रोजन गैस इसमें है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हीलियम गैस भर दिए तो हीलियम स्पेक्ट्रम, नियान गैस भर दिए तो नियान स्पेक्ट्रम। आगे समझ में कोई दिक्कत? तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाए वो, स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाए। ये 2 दोष थे, किसके बेटा, रदरफोर्ड के। किसके बेटा, रदरफोर्ड के। इतना कॉपी करो, फिर हम बताते हैं आगे। अब क्या ध्यान देना है, अब हमें ध्यान देना है परमाणु का संगठन। संगठन मतलब क्या, अब हमारे संगठन की अगर बात करें कि मानव का संगठन, मानव का संगठन मतलब मानव कैसे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, बात समझ रहे हो। जैसे बात करें कि इस मार्कर का संगठन क्या है, तो प्लास्टिक का बना हुआ है सर, ऐसे कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से एक परमाणु कैसे बना हुआ है, तो परमाणु का संगठन कैसे हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन खोज लिया, हमने प्रोटॉन खोज लिया, लेकिन न्यूट्रॉन तो बाकी है ना, अभी भी न्यूट्रॉन भी तो है ना एक। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज हम लोग पढ़ लेते हैं आज। न्यूट्रॉन की खोज बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी खोज बेटा 1900 कब हुई थी, 32 ईस्वी, याद रखना है। कब हुआ था बेटा, 1932 ईस्वी में, और किया था जे चैडविक ने।
किसने किया था बेटा? जेम्स चैडविक पढ़ते हैं उनको, जे चैडविक। क्या नाम है इनका बेटा? जे चैडविक। कैसे किया था वो समझेंगे, कैसे किया था वो समझेंगे। इन्होंने क्या किया, उन दिनों जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज भी करा ली गई। प्रोटॉन की खोज को हमने लगभग 1911 ईस्वी में हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज को पहले कर लिया गया, उसके लिए 1906 ईस्वी में उनको क्या मिल गया था बेटा? नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। अब बात है कि 1932 ईस्वी में जे चैडविक ने क्या किया बेटा? न्यूट्रॉन की खोज की, और न्यूट्रॉन की खोज के लिए बहुत दूर नहीं गई है। इन्होंने क्या किया, तत्व में सबसे पहला तत्व उन्होंने ले लिया, मान लीजिए कि बेरिलियम। क्या ले लिया बेटा? बेरिलियम। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वह होता है बेटा 4 दूना 8। कोई दिक्कत नहीं है बेटा? 4 दूना 8 नहीं होता है, बल्कि 8 दशमलव कुछ होता है, इसलिए इसको कितना मान लेते हैं? 9। क्लियर? दूसरी चीज़, एक और हल्का ले लिया इन्होंने, क्या ले लिया बेटा? बोरॉन। क्या ले लिया बेटा? बोरॉन। और बोरान का होता है बेटा 5, और यहाँ पर कितना होता है बेटा? 10 नहीं बल्कि 5 दूना 10 कितना हो जाएगा? 11। लगभग कितना होता है बेटा? 11। और क्या किया इन्होंने, इस पर अल्फा कण की बमबारी कराई। हीलियम 2, मास कितना हो गया? 4। यहाँ भी हीलियम 2 और मास कितना बेटा? 4। अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण वह हीलियम के समान होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं वो किसके समान होते हैं बेटा? हीलियम के। क्यों हम कह रहे हैं कि इसके समान होते हैं? क्योंकि अल्फा कण जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, यानी कि प्रोटॉन भरे हुए होंगे, और हीलियम में भी 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन ही होते हैं। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इन्होंने हीलियम को बेरिलियम पर हीलियम का बौछार कराया, तो जब बौछार कराया, मान लीजिए कि यह आपका बेरिलियम है, और बेरिलियम पर जब बेटा हीलियम का क्या कराया उन्होंने? बौछार कराया चारों तरफ से कुछ इस प्रकार से। ये बेरिलियम है, और यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? हीलियम, जिसको कहेंगे अल्फा कण। हीलियम और क्या बेटा? हीलियम। तो इनसे यानी कि बेरिलियम से कुछ रेज निकलते हुए दिखाई दिए। क्या निकलते हुए दिखाई दिए बेटा? कुछ रेज निकलते हुए दिखाई दिए, कुछ किरणें निकलते हुए दिखाई दी। जब उन्हीं किरणों का, इन्हीं रेज का जब उन्होंने अध्ययन किया, जब इन्हीं किरणों का उन्होंने अध्ययन किया, तो देखा कि इनमें से 2 तरह के रेज निकल, 2 तरह के पार्टिकल से भरा हुआ है यह रेज। एक पॉजिटिव पार्टिकल से भरा हुआ है, और एक जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, उसे उदासीन कहा। उसे क्या कह दिया? उदासीन। एक तो पॉजिटिव से पार्टिकल उसमें है, दिखाई दे रहे थे जब अध्ययन किया तो, और दूसरा किसका बेटा? उदासीन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? उदासीन। जो उदासीन दिखाई दिया उसका भी भार प्रोटॉन के भार के बराबर था। प्रोटॉन का भार कितना होता है? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। जो प्रोटॉन होता है बेटा, प्रोटॉन का जो भार होता है वह होता है 1.675 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम में अगर लिखना हो तो, समझ में बेटा? और अगर किलोग्राम में लिखना हो तो लिखेंगे 1.675 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। ये होता है बेटा इसका भार प्रोटॉन का। तो उन्होंने देखा कि प्रोटॉन का जो भार है वही भार इसका भी है, बस उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। यानी कि न्यूट्रॉन का भार, यानी कि अब इसी उदासीन कण को उन्होंने क्या कह दिया? न्यूट्रॉन। इसी उदासीन को उन्होंने क्या कह दिया बेटा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका मतलब ही होता है उदासीन। न्यूट्रॉन एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। तो उन्होंने इसका नाम क्या कह दिया बेटा? कि न्यूट्रॉन। क्या कह दिया बेटा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का भार भी कितना मिल गया आपको? बोलिए 1.675 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, किलोग्राम में लिखना हो तो 1.675 गुणे 10⁻⁻27 ग्राम। बोले लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ, केजी। अच्छा, केजी। बोलो, बात समझ में आ रहा है ना? और इसका और ज़्यादा जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो न्यूट्रॉन हमको मिला ना बेटा, उस न्यूट्रॉन का रेडियस जो था, यानी कि जो त्रिज्या थी, वह त्रिज्या थी 10⁻⁻13। कितना था बेटा? 10⁻, याद होगा परमाणु कितना था? 10⁻10। परमाणु कितना था? परमाणु की त्रिज्या कितनी थी? 10⁻10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितनी थी? 10⁻15। और उसी नाभिक के अंदर यह भी पाया जा रहा है। इसकी खोज यहाँ से हो गई, क्योंकि प्रोटॉन के साथ था। यह किसके साथ था बेटा? प्रोटॉन के साथ था। इसी के साथ इसकी खोज हुई, तो यह 10⁻13। प्रोटॉन से थोड़ा सा बड़ा, प्रोटॉन से क्या हो गया बेटा? बड़ा। लेकिन भारी में देखा जाए तो उतना ही भारी है, लगभग उतना ही भारी है। दूसरी चीज़, अब यहाँ रिएक्शन को अगर कंप्लीट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम? रिएक्शन को अगर कंप्लीट करेंगे तो जरा देखिए तो, भार को जोड़ दीजिए। अगर इसमें से न्यूट्रॉन निकाल देते हैं तो न्यूट्रॉन उदासीन है, यन है, और एक न्यूट्रॉन निकल गया। निकाल देना न्यूट्रॉन को। तो जब एक निकल गया तो 9 4 13 में से एक जाएगा, को बचेगा बेटा? 12। अब 12 किसका भार होता है? कार्बन का। और परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 4 2 कितना हो गया? 6। देखो 4 और 2 कितना? 6। आगे समझ में? यानी कि उसमें से कार्बन निकला और हमको न्यूट्रॉन मिल गया। न्यूट्रॉन जो कि नीचे उदासीन है, नीचे 6 लिखे हैं, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है। और यहाँ पर 0 लिखे हैं, मतलब एक को नहीं है, 0 है। यहाँ भी बात करेंगे अगर बेटा,
यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 11 और 4 कितना हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 0n1 एगो न्यूट्रॉन निकल गया तो 14 होगा, और 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का, और नीचे 5 और 2 कितना बेटा 7। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए तो जो न्यूट्रॉन की विशेषता क्या है, न्यूट्रॉन की विशेषता यह है बेटा, पहली विशेषता अगर लिखना होगा हमको तो हम न्यूट्रॉन की विशेषता में लिखेंगे कि इसका जो परमाणु भार है, न्यूट्रॉन का क्या बेटा, परमाणु भार जो है वह परमाणु भार न्यूट्रॉन का जो परमाणु भार है वह प्रोटॉन के परमाणु भार के क्या है बेटा, बराबर। पहली विशेषता कि न्यूट्रॉन का जो परमाणु भार है वो प्रोटॉन के परमाणु भार के क्या है बेटा, बराबर। पहली विशेषता समझ में आ गई। दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता इसकी चीज़ें 10-13 होती है। तीसरी विशेषता कि यह परमाणु भार के बराबर, तो इसका मान ये लिख देंगे और ये लिखेंगे बेटा कि यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या नहीं होती है बेटा, मुड़ती नहीं है, यानी कि इधर उधर विचलित नहीं होती। लिख सकते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता। जब इस पर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा बेटा, जब इस पर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो बताओ कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है इतना। देखो एक और चीज़ समझो, एक और क्या समझना है, इस तरह से तो इसको यन से दर्शाते हैं, सामान्य स्थिति में इसको किससे दर्शाएंगे, यन से। लेकिन जब इसे रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाना होगा, इसी न्यूट्रॉन को जब किस में दर्शाना होगा बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाना होगा, तब इसको 0n1 से दर्शाएंगे, जो हमने लिखा था। रासायनिक अभिक्रिया है ना यह, तो रासायनिक अभिक्रिया में किससे दर्शाया जाएगा बेटा, 0n1 से। तो इतनी विशेषता काफ़ी है, इतनी विशेषता न्यूट्रॉन की क्या है बेटा, बोलो बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत समझना है बेटा। इसके बाद परमाणु नाभिक का संघटन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। देखो हमने एटम बना लिया, गोल संरचना बना लिया, उसमें न्यूक्लियस की भी खोज हमने कर लिया। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब इस एटॉमिक न्यूक्लियस की बात और ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रॉन की भी खोज कर डाली है सर, प्रोटॉन की भी खोज कर डाली है, और हमने न्यूट्रॉन की भी खोज कर डाली है ना। अब हमारे पास बचा क्या है, मान लीजिए कि ये कोई न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन तो है ही है, बोलो न्यूट्रॉन भी है। हमारे पास प्रोटॉन तो है, हमारे पास क्या है बेटा, न्यूट्रॉन है। तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, तो इन दोनों को ध्यान देना, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों को सामूहिक रूप से हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। नाम सुना होगा आपने, न्यूक्लियॉन। क्या कहेंगे इसको बेटा, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या होगी उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियॉन कहेंगे। उसी संख्या को हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियॉन कहेंगे। और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, यानी कि न्यूक्लियॉन जो होता है वह उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, द्रव्यमान संख्या के भी बराबर होता है। अब एक चीज़ तो जाहिर हो गई कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, कोई भी परमाणु है उसका द्रव्यमान जो होगा वह न्यूक्लियॉन डिसाइड करेंगे, लेकिन उस परमाणु का जो आवेश होगा वह सिर्फ प्रोटॉन डिसाइड करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो सर उदासीन है। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है और इस पर कौन सा चार्ज होता है, 0। अभी बात हुई है। तो यानी कि इस यह धन आवेशित होगा कि ऋण आवेशित होगा, इस आवेश को कौन निर्धारित करेगा, प्रोटॉन। एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई ना। दूसरी चीज़ ये बताया गया कि इसके बाहर अलग अलग डिस्टेंस पर कौन चक्कर लगाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, कौन घूमता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। और कहा गया कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वह प्रोटॉन की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा एक बात बताइए, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश और प्रोटॉन यानी कि धन आवेश बराबर होगा तो दोनों आपस में कट नहीं जाएंगे। कटने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। अरे जितना प्लस है उतने क्या है, माइनस है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए लिख देते हैं, इसीलिए नाभिक क्या हो जाता है बेटा, उदासीन। पूछते हैं लोग कि नाभिक उदासीन क्यों होता है, तो आप बता देंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी संख्या किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बराबर हो गई तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और जब प्रभाव खत्म हो जाएगा तो केवल कौन बचेगा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है सर जी, इसलिए उदासीन। इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना।
ये चीज़ तो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। चलो, ये नाभिक का संगठन हो गया। दूसरा पॉइंट है आपके पास परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इसको जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा? जेड से। और द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाते हैं बेटा? ए से। द्रव्यमान संख्या किससे दर्शाते हैं बेटा? ए से। और इस परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं बेटा? जेड से। इसकी खोज देख लीजिए कैसे होती है। ये भी देख लीजिए कि KLMN, सुने हैं ना, KLMN की खोज कैसे हुई, वो भी देख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, देखिए, एक साइंटिस्ट हुए, एक साइंटिस्ट 1895 ईस्वी। कब बेटा? 1895। 1895 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रॉन्जन। क्या नाम था इनका बेटा? रॉन्जन। क्या नाम था इनका बेटा? रॉन्जन। रॉन्जन ने एक प्रयोग देखा और देखने के बाद उसको अपने हिसाब से कर डाला। कौन सा प्रयोग? मैंने आपको ये बताइए बेटा कि मैंने आपको विसर्जन नली प्रयोग बताया है ना। विसर्जन नली प्रयोग मतलब सिलेंडर हमने लगाया 20-60 सेंटीमीटर का, याद आ रहा है? इधर कैथोड, इधर एनोड, इधर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया था हमने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला बताया था ना बेटा। तो इसी को कहते हैं विसर्जन नली, डिस्चार्ज ट्यूब। इसी को क्या कहते हैं? विसर्जन नली, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब। और इसी विसर्जन नली में उन्होंने देखा था कि कैथोड रेज निकल रहे थे, याद आ रहा है बेटा? कैथोड रेज निकल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इसी कैथोड किरण को, इसी कैथोड किरण को एक ऐसे धातु पर, मान लीजिए ये कोई धातु है बेटा, एक ऐसे धातु पर उस कैथोड रेज को गुजारा। देखिए ये क्या है बेटा? कैथोड रेज है। ये क्या है बेटा? कैथोड रेज है। और ऐसे धातु से गुजारा जिस धातु का, ध्यान देना बेटा, जिस धातु का पहला चीज क्वथनांक, पहला क्या बेटा? क्वथनांक, और दूसरा क्या बेटा? घनत्व। इस धातु का क्वथनांक और घनत्व दोनों क्या था? उच्च था, एकदम हाई था। ऐसे से होके गुजारा। जब गुजारा तो उनको एक रेज मिला। उनको क्या मिले बेटा? कुछ रेज मिले। जो रेज तो थे, जो रेज तो थे, लेकिन वो कैथोड की तरह बिल्कुल नहीं थे। उनका व्यवहार कैथोड की तरह नहीं था, कैथोड से बदल गया। उनका व्यवहार कैथोड की तरह नहीं था, बल्कि कैथोड से क्या हो गया? बदल गया। यह अब विपरीत, यानी कि पॉजिटिव दिशा में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यह विचलित नहीं होते थे। कुछ नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है बेटा? इसी रेज को ध्यान से समझो, इसी रेज को जब उन दिनों ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था तो उन्होंने नाम दे दिया बेटा एक्स रेज। इसी रेज को उन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा? एक्स रेज। नाम सुना जाता, सुने हो ना एक्स रेज की खोज? तो एक्स रेज की खोज किसने की बेटा? रॉन्जन ने। एक्स रेज की खोज किसने की बेटा? रॉन्जन ने। रोएंटजन नाम याद रहेगा? रोएंटजन। रॉन्जन उसको पढ़ते मानो, ऐतरे रॉन्जन, ठीक है ना बेटा? एक्स रेज की खोज किसने कर दी तब? रॉन्जन। खोज बता देंगे कि नहीं बता देंगे कि एक्स रेज की खोज किसने की? रॉन्जन। याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इन्होंने यहाँ पर एक्स रेज तो खोज डाला। फिर 1913 ईस्वी में, कौन ईस्वी में बेटा? 1913 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक, एक अंग्रेज वैज्ञानिक, एक अंग्रेज वैज्ञानिक मोजले, क्या नाम था उनका बेटा? मोजले। एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे मोजले। उन्होंने भी इसी रेज का प्रयोग किया, इसी तरह से किया। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? बस उन्होंने क्या किया वो देखो। बस उन्होंने क्या किया, क्या अलग कर दिया वो देखना है बेटा। उन्होंने क्या किया है, जो रोज रेज निकल रहा था इसके इधर एक ग्रीन कलर का पॉलिश वाला क्या लगा दिया बेटा? फ्लोरोसेंस लगा दिया। बस यही अंतर ला दिया उन्होंने। क्या लगा दिया बेटा? फ्लोरोसेंस। क्या लगा दिया? फ्लोरोसेंस, यानी कि चमकदार परत। क्या लगा दिया बेटा? चमकदार परत। बात समझ में आ रहा है? एक और चीज था, ध्यान देना। यह जो एक्स रेज था, एक्स रेज, यह कैथोड की तरह नहीं था, यह कहीं विक्षेपित नहीं होता था, लेकिन यह इतनी क्षमता इसकी थी बेटा ना कि किसी भी चीज से आर पार निकल जाएगा। इसीलिए एक्स रेज का हम इस्तेमाल करते हैं हाथ का एक्सरे बनाने में। इसकी भेदन क्षमता जो थी वो बहुत मजबूत थी। बात समझाना बेटा ना? इसलिए एक्सरे कराने जाते हो नहीं कराते हो? तो एक्सरेज ही ना होता है, वह ना एक्सरेज है। उनमें को लाइट जलाया जाता है, तुम्हारा हाथ रख के, तुम्हारा सीने का या पेट का या फिर कहीं भी फ्रैक्चर जहाँ पर हुआ रहता है तो उस हिस्से को उस लाइट के सामने ला करके और एक्सरेज को गुजारा जाता है तुम्हारे शरीर से। तो तुम्हारे शरीर पर वो जाता है तो केवल हड्डियों को उगा देता है और बाकी सब बाहर हो जाता है। बात सही है? तो सर जी कहाँ हड्डियाँ बच जाता है? क्योंकि उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, थोड़ी मात्रा। क्या होता है बेटा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और यह कह रहा है कि यह सबसे पार कर जाएगा एक्सरेज, लेकिन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से K4 FeCN
6 से, यह है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कभी आर पार नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? कभी आर पार नहीं होगा। इसका उन्होंने प्रयोग किया और इसी पोटेशियम फेरोसाइनाइड का परत एक यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, लगा दिया। अब आर पार नहीं जाएगा। अब आर पार नहीं गया तो क्या किया सर, जब इस पर रेज पड़ा तो यह इधर उधर विक्षेपित हो गया। ऐसे रेज पड़ा तो इधर उधर क्या हो गया बेटा, विक्षेपित हो गया। विक्षेपित होना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर पार मैंने नहीं किया है, देख लो मैंने क्या कहा, बस उससे टकराने के बाद एक दिशा में क्या हो गया, घूम गया, आर पार नहीं हुआ, इसलिए तिरछा बना है। समझ आ रहा है बेटा ना? तो अब इसमें इनकी एक रेज यह है, एक रेज यह है और एक रेज यह है। समझ में आ रहा है? तो इनकी आवृत्ति चेक की गई कि किसकी आवृत्ति ज़्यादा है। फिजिक्स में आप आवृत्ति जानते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सबसे तेज आ रहा है, चमक आ रहा है। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो आवृत्ति जिसकी ज़्यादा थी उसको उन्होंने के कहा, जिसकी आवृत्ति उससे कम थी उसको उन्होंने क्या कहा, यल कहा, और उससे जिसकी कम थी उसको क्या कहा बेटा, यन कहा, और उससे कम है तो यम कहा, उससे कम है तो पी कहा, उससे कम है तो क्यू कहा। इस प्रकार एक खोज हो गया किसका बेटा, के यल यम और यन का। के यल यम और यन का खोज हो गया, जिसको हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। किस केस में, इस केस में। समझ में आ रही है बात बेटा? समझ में आ रहा है ना? जब मोजले ने इस बात को बता दिया, के यल यम तो बता दिया, कुछ तो मिला हम लोगों को सर। तो जब एक चीज़ मिल गया तो अब हम यहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन अगली बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को तुम लोग दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वीडियो हम डाल देंगे। बात समझ आ रहा है ना? कल डाल देंगे इसको और रिवीजन कर लेना, ठीक? रहने दे यहाँ तक। के यल यम का खोज हो गया ना बेटा? अब तो समझ में आ गया पूरा बढ़िया से कैसे हुआ, वो भी समझ में आ गया। चलो।